प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 से 3 दिनों के बाद उपस्थित हो रहा हूं। कुछ लोग पूछ रहे थे और बहुत पूछ रहे थे, पंडित जी कहाँ गायब हो गए हो? छठ पूजा के चलते मैं गांव चला गया था और इस वजह से कार्यक्रम वहां से बनाना मुश्किल था। तो इस वजह से आप लोगों के सामने आज उपस्थित हो रहा हूं। अब से आप लोगों को प्रत्येक दिन कार्यक्रम मिलने वाला है और अब मिलने लगेगा। एक दो बात और है, दिसंबर महीने में मैं फिर से वो कार्यक्रम शुरू करने वाला हूं 14 कुंडलियों वाला। तो आप लोग बन के रहिएगा और प्रत्येक दिन अपना जो है वो डिटेल और साथ ही साथ अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखने के साथ साथ जन्म कुंडली के जो भी सवाल हैं वो जरूर लिखा करिए। तो ये बात भी बनती है, अब से लिखना शुरू कर दीजिए। दिसंबर माह के आरंभ के पहले हफ्ते के 7 दिन और बीच के मतलब पहला और दूसरा हफ्ता 14 कुंडलियों का चुनाव करूंगा। और हाँ, एक बात और कह रहा हूं कि जो मैंने दिवाली कैसे मनाते थे आप आरंभ में, अपनी दिवाली वो पुरानी वाली, वो मुझे लिख करके भेजिएगा। बहुत लोग लिख करके भेज भी रहे हैं, साथ में आप लोग अपना मोबाइल नंबर भी जरूर लिख दिया करिए ताकि हम उस पर फिर से वापस आप लोगों से संपर्क भी कर सके। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, ये विश्लेषण जन्म कुंडली का है। यहाँ पे ये कार्यक्रम लंबा बनता है, पर आप लोग थोड़ा धैर्य से इसको डबल स्पीड में भी बढ़ा करके देखेंगे तो चलेगा, पर ध्यान आपका यहीं ही रहना चाहिए। शुरू करते हैं। विक्रम संवत 2047, शक संवत 1912, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम तारण संवत्सर है और नाम है इनका जतिन गर्ग। और डेट ऑफ बर्थ 22 जनवरी 1991, 22:25, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इस आधार पर आपकी कुंडली जो बनती है वो कन्या लग्न की बनती है, पर आपको यहां बाद में लेके आऊंगा। पहले मैं इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। तारण संवत्सर में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो स्वच्छंद विचारों का धारण करता होता है और कई बार ऐसा होता है कि वो जिम्मेदारी लेने से भागता भी है और कई बार ऐसा होता है जहां वो खुद के बारे में होकर के ज्यादा सोचने और विचारने लगता है। कि पहली बात है। आगे बढ़ता हूं। माघ माह में जन्म हुआ है व्यक्ति जो है वो देखने में बड़ा अच्छा घुंघरीले बालों वाला और कई बार छोटे छोटे घुंघराले बाल होते हैं। एक बात और भी कहूंगा, माघ माह में जन्मे होने के कारण कहा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा गर्वीला होता है, गर्व करने वाला और बड़ा ही भोगी प्रवृत्ति का होता है। दूसरों के द्वारा प्राप्त धन का व्यक्ति बड़ा आराम से और ऐशो आराम से जीवन बिताने वाला होता है, मतलब कष्ट की स्थिति नहीं होती है। व्यक्ति समुचित प्रकार से अपने परिजनों के द्वारा प्राप्त की हुई धन और स्थिति का प्रत्येक प्रकार की स्थिति में लाभ प्राप्त करता है। आगे बढ़ने पर पता चला व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव और व्यक्ति के जो इंटरप्रिटेशन जो होती है, जो प्रभावित करने की क्षमता होती है, व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि का जो प्राबल्य होता है वो बड़ा ही सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। और उत्तरायण में जन्मे होने के कारण पिता का संपूर्ण लाभ व्यक्ति हमेशा प्राप्त करता रहता है, कभी भी पिता से कमजोरी नहीं रहती। और एक बात और भी है कि उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं शौर्य है, पराक्रम है, बल है, धैर्य है, गुण संपन्न है। प्रभावित करने की स्थिति को लेकर के अगर उत्तरायण में देखें तो व्यक्ति का जीवन हमेशा ही बड़ा ही लाड प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से समुचित सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति को करते हुए व्यक्ति जी लेता है। व्यक्ति की बुद्धि हमेशा ही धर्म को पालन करने वाली, धर्म का अनुसरण करने वाली, बड़ों का जो है वो सम्मान करने वाली, अतिरिक्त चीजों पे बहुत ज्यादा इनका ध्यान नहीं जाता। जो शेष चीजें हैं सिर्फ मजबूत, अतिरिक्त कहने का मतलब है कि जो भी कार्य के द्वारा बच गई चीजें हैं व्यक्ति उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता है, सिर्फ अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के पीछे व्यक्ति भागता है और ये अत्याधुनिक ज्यादा है। ये यहां तक बात समझ में आई। शिशिर ऋतु में होने के कारण शनि का प्रभाव और ये शनि से प्रभावित ऋतु होने के कारण इनका काम जो भी होगा लेट से होगा। आगे बढ़ने पे मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो निर्णय लेने की क्षमता से और न लेने की क्षमता या कई बार किसी भी चीज को लेकर के बीच में
चला जाता है, जहां ना तो उसको ये समझ में आता है और ना तो कभी वो समझ में आता है। वो कई बार एक जैसी स्थितियों में लगातार पड़ जाता है। ये ऐसी स्थिति पहले भी आई थी, अभी भी आ रही है, ऐसा पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, ऐसा मेरे जीवन में कई बार हुआ है, ऐसा सुनने को बहुत बार व्यक्ति के जीवन में मिल जाता है। मंगलवार के जन्म होने के कारण आपको जो भी निर्णय लेना चाहिए वो कम से कम विचार करके, और ताकि बाद में उस पर पश्चाताप ना करने का मौका ना मिले आपको, और पश्चाताप ना करने का अवसर प्रदान मतलब प्राप्त हो, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा। हम कई बार एक बड़ी गंभीर बात बताते हैं, एकदम सीधी और बिल्कुल तपाक से बोलूंगा और पूरे गारंटी से लिख के देता हूं, कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के साथ हमेशा ही यह समस्या होती है कि वो वर्तमान को देख करके निर्णय लेते हैं, और जिस कारण से उनका भविष्य अंधेरे में डूबता है। पक्की बात है, लिख के देता हूं, लिख के, नकुल पाराशर का सिग्नेचर। इस प्रभाव से कन्या राशि और कन्या लग्न वालों को बच के रहना चाहिए, नहीं तो यही समस्या जो है वो उनके जीवन को अंधेरे में डालती है। आपके किसी भी निर्णय का प्रभाव सिर्फ वर्तमान पे नहीं पड़ने वाला है, आपको यह बात भी गौर करना है, क्योंकि आपके अंदर भविष्य देखने की क्षमता कमजोर है, आप नहीं देख पाते कई बार। इस कारण से कई बार आपका निर्णय आपके पिता, आपकी माता, आपको भी प्रभावित कर सकता है। मतलब एक कमजोरी जो वो है कि आप कई बार सिर्फ वर्तमान को देख करके अपना भविष्य तय कर देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के बहुत गंभीर होना होगा कि आपके निर्णय सर्वथा और कई बार और हमेशा सही नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे गलती होने का चांस है। क्योंकि बुध जो है वो प्रभावित करने वाला होता है और प्रभावित जल्दी हो जाता है किसी दूसरे से। वो बालक है ना, बालकपन में है, उस पर तुरंत ही किसी दूसरे का प्रभाव पड़ता है और तुरंत ही किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होता है। अपने प्रभाव से दूसरों को प्रभावित किया, तुरंत उससे भी मतलब आदान प्रदान। याद करिए, ये कम्युनिकेशन की राशि है। तो कम्युनिकेशन कैसा होता है? लिया और दिया, मतलब विनिमय का ये कारक ग्रह है। जो इसका अधिपति है वो वस्तुओं का विनिमय करता है, व्यापारी है ना, तो क्या करता है? लेता है और देता है, और इस वजह से वो सिर्फ वर्तमान को देखता है। मुझे वर्तमान में लाभ हो रहा है, मैं वर्तमान में तो सुरक्षित हूं ना, क्योंकि उसकी दृष्टि को वो अनुभव नहीं मिल पाती है जो देवगुरु बृहस्पति को है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। एक निर्णय जो बुध से प्रेरित व्यक्ति ने लिए हैं और एक निर्णय जो गुरु से प्रेरित व्यक्ति ने लिए हैं या शनि से प्रेरित व्यक्ति ने लिए हैं, दोनों के निर्णयों में अंतर है। बुध से जो लोग प्रेरित हैं, हो सकता है उनके निर्णय गलत हों, क्योंकि वो चपलता से युक्त होकर के और सिर्फ अपने बारे में अपने बारे में सोच करके निर्णय लेते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति और शनि से जो लोग प्रभावित होते हैं वो गंभीर और सफल निर्णय लेने वाले होते हैं। ये पक्की बात है। तो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, उसका पश्चाताप बाद में हो सकता है, ये पहले ही बोल देता हूं। तो जो भी निर्णय लेना है सोच समझ करके, और ये सोच करके लेना है कि हां, मुझे किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के भी निर्णय लेना पड़ेगा या लेना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। मंगलवार के जन्मे होने के कारण एक उतावलेपन से युक्त है, और व्यक्ति जो है वो कई बार अंदर से जो है वो उबाल मचा हुआ है, बाहर से भले ही थोड़ा धीर गंभीर हो, पर अंदर से जो है वो उकलाहट सी है, वो कुलबुलाहट, वो छटपटाहट जो है वो है। तो इसको आपको और भी उसको जो है वो उस तीव्रता को कमजोर करने की आवश्यकता है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन की समस्या कभी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मेंटल पीस की स्थिति अगर मैं देखता हूं तो सामान्य है, और व्यक्ति जो है वो कई बार लगातार मेहनत करने के बाद थक सा जाता है और अपने पेशेंस को लूज कर बैठता है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, और कभी भी आपको इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो चीजें करी हैं वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि याद रखिएगा, आपने जो ऊर्जा नुकसान कहीं भी किया हो, ऊर्जा आप उसको सोच रहे हो कि उसका नुकसान हुआ है, वस्तुतः वो नुकसान में नहीं है, क्योंकि आपने जो भी लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। ये बुध से प्रभावित लोग हैं, तो उनको पता होता है कि मुझे कहां लाभ होने वाला है और कहां नुकसान। चतुर चंचल चालाक जो होते हैं, ये बात है। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र। ऐसी स्थिति में व्यक्ति टाइपिस्ट हो जाए, कंप्यूटर पे काम करने वाला हो जाए, अकाउंटेंट हो जाए, चिकित्सक हो जाए, दूसरों को सलाह देने वाला हो जाए, मैनेज करने वाला हो जाए, ये सारी चीजें। और गणना करने वाला, गणना, ये बुध से गणित। इस पे एक छोटी सी बात याद आ गई, वो बता देता हूं। अत्रि ऋषि के
पुत्र हुए चंद्रमा, जिनका मन आ जाता है देवगुरु बृहस्पति की पत्नी पे और उन्हें वो पसंद आ जाती हैं। फिर जो है वो उनका वो अपहरण कर लेते हैं। ये बात मैंने एक बार और कार्यक्रम में बताई थी। अपहरण करने के बाद चंद्रमा का प्रभाव या चंद्रमा का बीज देवगुरु बृहस्पति के क्षेत्र पर पड़ जाता है और वो गर्भवती हो जाती है। जब बच्चा इस वजह से कई जो है वो देवासुर संग्राम छिड़ जाता है। बीच में ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, किसी भी तरीके से उसको शांत किया जाता है और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को देवगुरु बृहस्पति को दे दिया जाता है। तदुपरांत जो देवगुरु बृहस्पति हैं उन्होंने बात कही कि तेरे गर्भ में, जो आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, इसका गर्भ जो है वो नष्ट करो, क्योंकि ये मेरा पुत्र नहीं है। या फिर ये किसका है ये बताओ। तो जब उसका गर्भस्राव न करने के कारण या न करने का मन बना करके उन्होंने उसको एक अणु के रूप में बाहर निकाला और उस समय चंद्रमा भी वहां उपस्थित थे और देवगुरु बृहस्पति भी वहीं उपस्थित थे, ब्रह्मा जी भी वहीं उपस्थित थे। अब वो बालक इतना बड़ा सुंदर था देखने में कि दोनों का मन मोहित हो जाता है, गुरु का भी और चंद्रमा का भी। पूछ बैठते हैं कि ये बालक किसका है। अब कोई कुछ बोले नहीं, माता जो है वो लज्जित हो जाती हैं। अब होता है तो बालक ही स्वयं बोल उठता है और कुपित भी हो जाता है अपनी माता पे कि अरे बोलो ना कि मैं किसका पुत्र हूं। और बच्चा जो है वो चंद्रमा को दे दिया जाता है। इस प्रकरण में ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये बच्चा बड़ा बुद्धिमान है, इस वजह से ही बुद्ध को बुद्धिमता का कारक कहा जाता है और इस कारण से ही बुद्ध को चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है। परंतु फिर भी चंद्रमा तो उसे मित्र मानते हैं, पर बुद्ध उन्हें मित्र नहीं मानते। लेकिन बुद्ध को दो राशियों का अधिपति माना गया है, मिथुन और कन्या। जहां मिथुन राशि नकारात्मक राशि कही जाती है, वहीं कन्या सकारात्मक राशि कही जाती है। इसके प्रतीक को जब आप समझते हैं तो एक ऐसी महिला, एक ऐसी कुंवारी कन्या जो एक हाथ में सूखी हुई मसाल लेकर के और दूसरे हाथ में जलती हुई ज्वाला लेकर के समुद्र को पार कर रही है, नाव को पार कर रही है, नाव पर चढ़कर समुद्र को पार कर रही है, उसका आत्मविश्वास बड़ा बलवान है। ये इसके पीछे का पौराणिक स्वरूप है। लेकिन बुद्ध जो होता है वो चंद्रमा की ही भांति बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लैनेट कहा जाता है। ये तुरंत ही अपने प्रभाव को प्रभावित कर लेता है किसी दूसरे के ग्रह के द्वारा। इसी वजह से जब शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ ग्रह, पाप ग्रह के साथ बैठेगा तो पाप ग्रह। और साथ ही साथ ये कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में ये अकेले ही पाए गए हैं। और एक बात याद रहे कि बुद्ध कभी भी चौथे भाव में आकर के निर्बल, निष्फल या कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल भी परिणाम नहीं देते, परिणाम शून्य हो जाते हैं। इस वजह से ही कई बार व्यक्ति या जातक को कष्ट या जातक के जीवन में प्रतियोगिता बढ़ जाती है या संपूर्ण मानसिक सुख प्रभावित होता है, क्योंकि चौथा भाव संपूर्ण मानसिक सुख का होता है और बुद्ध यहीं पे आकर के प्रभावित हो जाते हैं। मूलतया ये 9 नंबर की राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को धार्मिक जरूर बनाएंगे, लेकिन चूंकि ये काल पुरुष की कुंडली में यहां पे 4 नंबर लिखा होता है, इस वजह से यहां वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और इस वजह से उसकी राशि में बैठना पसंद नहीं करते और इस कारण से चौथे भाव में आकर के वो एक तरीके से कमजोरीपन का एहसास जातक के अंदर कराने लगते हैं। अरे बताऊं, एक बात बताता हूं, बड़ी गंभीर है, बताऊं। ये बुद्ध से चंद्रमा जो बैठे हैं वो चौथे 10वें के संबंध में बैठे हैं। इस जातक का निर्णय कमजोर हो सकता है, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि बुद्ध और चंद्रमा जब एक दूसरे से केंद्र में आते हैं तो व्यक्ति को ढूल मूल बना देते हैं। न तो वो इधर जाएगा न तो वो इधर जाएगा और इस कारण से वो वर्तमान में ही जी रहा होता है, भविष्य को कई बार नहीं देख पाता है। और एक बात और बताता हूं, बुद्ध से चंद्रमा जब प्रभावित हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के मानसिक अवस्था को कमजोर करने वाले भी बन जाते हैं और कई बार व्यक्ति को मन से या उसके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को या उसके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करते हैं। इसके 3 से 4 तथ्य मैंने सामने रखे हैं। एक, बुद्ध और चंद्रमा का केंद्र में होना, दूसरा बुद्ध से प्रभावित होना और साथ ही साथ
जन्म कुंडली में मैंने जो शुरू में बात कही थी उस वजह से। तो ये इतनी सारी चीजें बनती हैं। आगे बढ़ता हूं। सिद्ध योग में जन्म हुआ, इस वजह से व्यक्ति को जो काम सौंपा जाएगा कम से कम वो उसे सिद्ध करता चला जाएगा। लेकिन इतनी बात है कि वाणिज्यकरण में होने के कारण व्यक्ति का मन बार बार अपना काम करने का भी करेगा कि मैं खुद का कुछ काम कर लूं, लेकिन वो कितना बलवान है ये आगे बताऊंगा। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध है, अंतरात्मा शुद्ध है, मन में किसी भी प्रकार का भेद और विकार नहीं है, सबका आदर करता है, सम्माननीय है, पिता और माता का आदरणीय होता है और स्वयं भी आदर देता है और आदर मिलता भी है और प्राप्त भी करता है। एक विशेष प्रकार की दीवार जो बनी रहती है वो भी प्रायः सी बनी रहती है और बहुत ज्यादा बातचीत कई बार पिता और पुत्र में नहीं भी होती है। दो तीन बातें और भी कहूंगा यहां पे। पंचांग में आप जरा गौर करें तो व्यक्ति का जन्म मंगलवार का होना, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने का प्रभाव, वाणिज्यकरण में होने के कारण और साथ ही साथ व्यक्ति के प्रभावों में बहुत ही तीव्रता देखने के कारण कई बार हमें इस बात को हमेशा ही याद रखने की आवश्यकता है कि हमें हमारे सबसे ज्यादा जिस चीज पे प्रभाव जो बनाना है वो अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे हमें सबसे ज्यादा उस पे काम करना है। अब उसके लिए आपको हो सके तो अपने बुद्ध को बलवान बनाना होगा या तो हो सके तो सूर्य को बलवान बनाना होगा। पर शुरुआत में ही मैं अगर इस कुंडली की समस्या का हल बता दूं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रात में सोते समय जरूर करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, या अगर हो सके तो हाथी का दांत जातक को धारण अवश्य करना चाहिए। गजदंत या गजदंत की माला अगर मिल जाए तो व्यक्ति को धारण करना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। अब आपकी कुंडली में मैं कुछ और भी चीजें बता दूं। अगर शुरुआत में ही 5 नंबर इस कुंडली के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। उसके बाद आपकी कुंडली के लिए मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मिथुन राशि, ये राशियां आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। पर झगड़ा कभी भी कर्क राशि वालों से ना करिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। या कर्क राशि, उत्तर दिशा आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। 5 अंक मैंने बताया, 14 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, ये कुछ तारीखें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। बुधवार का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। ये लग्न बली है क्योंकि 8 डिग्री 44 कला का है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र और चौथे चरण में जन्मे होने के कारण, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे होने के कारण इस नक्षत्र के जो चरण के अधिपति होंगे वो शुक्र हो जाएंगे। नक्षत्र के चरण के अधिपति शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का और ये राशि कन्या। तो गौर करिए, शुक्र, सूर्य और बुध, बुध की दशा में जातक का लाभ होगा। सूर्य की दशा जातक को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी और शुक्र की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। शुक्र की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय हो, बुध की दशा व्यक्ति की अच्छी जाती है और सूर्य की दशा परेशान नहीं करेगी। मैंने इन 3 बातों को इस वजह से बात कही है क्योंकि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि 12वें भाव के अधिपति की जब दशा चलेगी तो जातक को परेशान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लग्न के नक्षत्र के अधिपति जो सूर्य हैं वो जन्म कुंडली में जाकर के बैठे हैं कहां? पंचम भाव में। इस वजह से इस दशा काल में व्यक्ति को कम से कम यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलती रहेंगी। संभवतया वो थोड़ी बहुत परेशानी जरूर देंगी क्योंकि राहु और साथ में शनि भी बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए रोग भाव के या प्रतियोगिता भाव के अधिपति हैं। यानी कि 12वें के अधिपति और 6ठे के अधिपति एक साथ पंचम भाव में बैठे होने के कारण व्यक्ति को मशक्कत करवा सकते हैं, पर परिणाम विलंब से ही सही पर मिलेगा जरूर इसी सूर्य की दशा में। अब आगे मैं एक बात और कहता हूं, इनकी कुंडली को और भी निकटता से आपको समझाऊंगा, पर यहां से अब मैं इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों को या एक एक भावों को जैसे भी कहें वैसे बता देता हूं। अब सबसे पहले मैं चर्चा आप लोगों के सामने यहां पे एक एक ग्रहों को ही करते हैं। जैसे भगवान राम जो होते हैं वो हमारी कुंडली में सूर्य बन के उपस्थित होते हैं। तो जरा विचार करिए कि इनकी कुंडली में सूर्य यानी कि भगवान राम 12वें भाव के अधिपति हो गए और आकर के बैठते हैं पंचम भाव में। एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं। बड़ी गंभीर बात यह है कि शनि, सूर्य और शुक्र, ध्यान से, शनि, सूर्य और शुक्र जन्म कुंडली में अगर एक साथ एक ही भाव में बैठे हों, कन्या लग्न की कुंडली में, सभी कुंडली के लिए नहीं, सिर्फ इस कुंडली की बात कर रहे हूं,
कर रहा हूं कि शुक्र, शनि और सूर्य अगर एक साथ पंचम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में बैठे हों और गुरु अगर बलवान होते हों, हैं बलवान पर वक्री हैं और राहु केतु के संपर्क में हैं, छठे भाव के अधिपति से देखे जा रहे हैं, 12वें भाव के अधिपति से देखे जा रहे हैं, राहु से देखे जा रहे हैं, इसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, शुक्र का प्रभाव है जो कि इस कुंडली के लिए धन भाव के और जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति हैं, यानी कि एक शुभ ग्रह का प्रभाव है, बाकी उस पे राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव, और राहु तीनों मतलब 3 निगेटिव और एक पॉजिटिव प्लैनेट का प्रभाव गुरु के ऊपर, उच्च के गुरु के ऊपर जो वक्री होकर के खुद को संशय में डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कई बार विवाह देर से होता है या कई बार पत्नी जो मिलती है वो बड़ी धनाढ्य घर से मिलती हैं, लेकिन विवाह में संशय भी उत्पन्न होता है। ये कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं अगर गुरु बलवान हो जाते। हालांकि एक बात बहुत गंभीर है कि शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु यहां पे अवस्था में देखिए 15 डिग्री के हैं, युवा अवस्था के हैं, परिणाम देंगे, तो व्यक्ति को कभी भी विवाह से ना नहीं कहना चाहिए क्योंकि पश्चाताप संभव है। मैंने ये बात पहले ही कही है। दूसरी बात है कि विवाह के योग बन रहे हैं क्योंकि गुरु उच्च के हैं, वक्री हैं, 15 डिग्री के स्टेबल हैं, उस पे 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि है। 12वां भाव जो होता है वो सुख का होता है, लग्न का उपभोग जहां से देखा जाता है वो 12वां भाव ही होता है। तो अगर 12वें भाव के अधिपति ने जन्म कुंडली के 7वें भाव के अधिपति को देख लिया और साथ ही साथ 12वें भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति ने 7वें भाव के अधिपति को देख लिया है, इस वजह से जातक कभी कभी ये जरूर कहेगा मैं विवाह नहीं करूंगा, या मुझे विवाह नहीं करना है, या मेरा विवाह नहीं होगा। ऐसी स्थितियां, लेकिन चूंकि जन्म कुंडली में गुरु बली हो रहे हैं, बलवान हैं, युवावस्था के हैं और बड़ी बढ़िया बैठे भी हैं, उस नक्षत्र का अधिपति शनि उन्हें देख रहे हैं, पंचम भाव के अधिपति भी देख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में देर से ही सही पर विवाह व्यक्ति को करना ही होगा या कर लेना चाहिए। अभी एक बात और भी बताऊं, अभी हाल ही में मैंने एक बात और भी देखी है कि कई बार जो आजकल के नए युवा पीढ़ी के लोग हैं वो स्वच्छंद और स्वतंत्र रहने के आदी हो गए हैं। उनके पीछे कई प्रकार के वैज्ञानिक तर्क भी अभी हाल ही में एक प्रोग्राम पे मैं देख रहा था। वो सुधीर चौधरी जो बोलते हैं ना, सुधीर चौधरी जी न्यूज वाले, उन्होंने ये बात, इस पे कोई कार्यक्रम आया था, मैंने उसके छोटे से क्लिप मुझे कोई व्हाट्सएप पे भेजा था, उस पे देखी थी मैंने बात कि जिम्मेदारी का बोझ नहीं लेना चाहते, या कई बार उसे लोग बोझ समझ लेते हैं, जो पति पत्नी या दाम्पत्य या फिर किसी भी तरीके से, हालांकि वो बातें भी बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल होता है, पर यहाँ पे ये बात भी दिख रही है। ये बात कुंडली में भी लागू होती है। उच्च का गुरु है पर वक्री हो जाने के कारण उसमें फ्लक्चुएशन की स्थिति बन रही है, और व्यक्ति की कुंडली में बुध और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से केंद्र में आने के कारण अनिर्णय की स्थिति व्यक्ति के जीवन में कई बार होता है। तारण संवत्सर का प्रभाव, मंगलवार का प्रभाव बता चुका हूं, ये बात इतनी सी है। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं शनि की राशि में, शनि की गौण राशि में बैठे हैं और शत्रुता का भाव पाल रहे हैं, अति शत्रुता के बल पे बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति का पलंग वाला जो भाव होता है, ये पलंग का भाव है, 12वां भाव, यहाँ पे पति और पत्नी स्वच्छंद रूप से अलग होते हैं, उस पे शनि और सूर्य का एक साथ बैठना, उस भाव के अधिपति राहु, उस भाव के अधिपति सूर्य राहु जैसे ग्रह के साथ हैं। इस वजह से व्यक्ति बाहर जाना चाहे, विदेश सेटल होना चाहे तो आराम से जा सकता है, और ऐसी स्थिति सूर्य की दशा में आराम से बन सकती है। पक्की बात है, क्योंकि विदेश भाव के अधिपति के ऊपर या विदेश भाव से राहु और केतु का अगर संबंध बन जाता है तो व्यक्ति आराम से बाहर जा सकता है। हाँ, पर बात मैंने क्या कही कि शनि से प्रभावित होने के कारण, शिशिर ऋतु में प्रभाव के कारण, या लग्न के अधिपति चतुर्थ भाव में जाकर के निष्फल हो रहे हैं, लग्न के ऊपर पापी भाव के अधिपति चंद्रमा की दृष्टि पड़ जा रही है, या फिर पंचम भाव पे 12वें भाव के अधिपति की उपस्थिति, 12वें भाव के अधिपति की उपस्थिति सूर्य की, और पंचम भाव में छठे भाव के अधिपति की उपस्थिति भी कहीं ना कहीं, और लग्नेश के चौथे भाव में आकर के निर्बल हो जाने के कारण व्यक्ति का काम रुक रहा है। मतलब वस्तुतः मुझे उपाय किसका बताना होगा, तो इस कुंडली में हमें 2 ग्रहों का उपाय निश्चित रूप से करना है। सबसे पहले बुध, बजरंगबली की पूजा, क्योंकि काम में अड़ंगा वही डाल रहे हैं शनि, यश नहीं मिलने दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पे सूर्य के मंत्रों का जप, या देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ अगर आप इस कुंडली को संपूर्ण देखें
तो दो चीजें इस कुंडली में कमजोर हो रही हैं। सबसे पहले तो दशा के अधिपति कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि वो शत्रुता का बर्ताव कर रहे हैं। शत्रुता का बर्ताव जब ग्रह करने लगता है तो काम छोटे छोटे पावदानों पे ले जाकर के अटका देता है। बहुत छोटे छोटे अंकों से व्यक्ति का काम अटकता है, क्योंकि वो शत्रु है, वो आपका शत्रु बना हुआ है। इस वजह से कई बार वो कमजोरी का पाठ पढ़ाने लगता है या काम बिगाड़ने या अड़ंगा डालता है। तो ऐसी ही स्थिति, क्योंकि सूर्य यश के कारक होते हैं। सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को यश, कीर्ति, सम्मान और पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। वो व्यक्ति के अंदर ऐसी दिव्य तेजमय स्थिति को उपस्थित कर देते हैं जिससे व्यक्ति समाज में और परिवार के आसपास के लोगों में प्रतिष्ठित होता है और प्रतिष्ठापन्न होता है। लेकिन इस कुंडली में वो मारक नहीं होंगे, परंतु छठे भाव के अधिपति के साथ उनकी उपस्थिति और राहु से प्रभावित होने के कारण कई बार वो जन्म कुंडली में घसीटने का काम करने लगते हैं। व्यक्ति को घिसट होती है, परेशान करते हैं, और व्यक्ति के मित्र होने के बावजूद भी वो शत्रु बन जाते हैं। अपनी दशा का संपूर्ण प्रभाव अगर प्राप्त करना चाहते हैं या सूर्य को संपूर्णतया अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं तो गणेश जी के मंत्र और सूर्य के मंत्रों का आवाहन प्रत्येक दिन करना होगा। बजरंगबली का पाठ जरूर ही करना चाहिए। ये चीजें बनती हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में मंगल और बुध, अगर एक बात करें तो चंद्रमा मीन राशि के, जिसके अधिपति गुरु उन्हें देख रहे हैं मीन राशि के, इस वजह से भी व्यक्ति का मन डोलता रहता है मछली की भांति। और उस पे गुरु के प्रभाव में आने के कारण कई बार चंद्रमा चूंकि यहाँ पे शुभग्रह बन रहे हैं और यहाँ पे अवस्था अगर डिग्री की देखता हूं तो 27 डिग्री के कारण वो बाल अवस्था में हो जा रहे हैं। चंद्रमा के बाद मंगल भी जो बैठे हैं वो शुक्र की राशि में शत्रुवत बैठे हुए हैं। देव गुरु बृहस्पति से पहले अगर बुध की बात करता हूं तो वो बुध भी शत्रुवत बैठे हैं। तो अगर ग्रह को देखें तो सूर्य शत्रु की राशि में, चंद्रमा शत्रु की राशि में, मंगल शत्रु की राशि में और बुध शत्रु की राशि में। ये चारों ग्रह जब शत्रु की राशि में चले जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में ये चाहे कितने भी मजबूत स्थिति में बैठे हों या लग्नेश ही जब निर्बल स्थिति में चला जाता है तो कई बार कमजोरी बन जाती है। हालांकि एक बात जरूर है कि व्यक्ति का जो प्रभाव है वो बड़ा इमोशनल सा है। वो कई बार व्यक्ति को या किसी को भी प्रेम करता है पर बताता नहीं है, और कई बार वो मन में छुपा जाता है। कई बार बातों को जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता, बता नहीं पाता, कुंठित हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा मीन का होता है तो व्यक्ति का मन डगमग 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 डोले और डोलता रहता है। दूसरी बात है कि उस पे गुरु का प्रभाव है जो इस कुंडली के लिए सप्तमेश होते हैं। तो सप्तम के अधिपति उच्च के होकर के अपने भाव से पंचमस्त और खुद को बिठाया परिवर्तन। 12वें 11वें भाव के अधिपति चंद्रमा का परिवर्तन सप्तम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के साथ हुआ है और वापस ये परिवर्तन राजयोग बनाने के बाद देख भी रहे हैं। और चंद्रमा से गुरु चूंकि नवम पंचम के संबंध में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करे, पद प्राप्त करे, लाभ की स्थिति में जाए, अपने पूर्वजों का धन अर्पित या अर्जित दोनों करता है। और साथ ही साथ तुरंत की ही स्थिति में, मतलब एक अवस्था के आरंभ होने से पहले ही इसको सारी चीजें मिल जाती हैं किसी न किसी तरीके से। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र की राशि बनी है और गौर करिएगा इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में इस भाव से केंद्र में जा रहे हैं। इस कारण से, और इस भाव से केंद्र में ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के बैठे हैं। तो ध्यान से कि इस भाव का बल देवगुरु बृहस्पति और स्वयं शुक्र वृद्धि कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति से ही और इस ऐसी स्थिति के बनने के कारण ही व्यक्ति हमेशा ही, चाहे कुछ रहे ना रहे, पर उसको सब कुछ मिलता जाता है। सब कुछ मिलता जाता है। किसी भी तरीके से व्यक्ति को किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह पक्की बात है। तो यह है आपकी कुंडली में बुध तक की बात। देवगुरु बृहस्पति उच्च के और अवस्था में वो युवावस्था के 15 डिग्री के, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 28 डिग्री के। ऐसी स्थिति में वो भी सम संख्या की राशि में बैठे हैं तो युवावस्था के, यानी कि गुरु और शुक्र। अब जरा समझिए इस चीज को। तो शुक्र और गुरु, शुक्र जहां बैठे हैं मित्र की राशि में मित्रवत होकर के, और देवगुरु बृहस्पति उच्च के, राहु और केतु के संपर्क में आ जाने के कारण व्यक्ति का स्वच्छंद हो जाना, या आप इसको ऐसे समझिए कि कई बार मुझे ही करना है या ये काम मैं ही करूं, मुझे किसी से लेना नहीं है, या मैं किसी से प्राप्त क्यों करूं, ऐसी स्थिति जीवन में कम बार होती है। मतलब आपको दूसरों से प्राप्त करना ही पड़ता है। और जब भी व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो कई बार उसका काम उसको आते हुए भी गलती करवा देता है।
ये क्यों होता है भला? क्योंकि गुरु और शुक्र एक दूसरे को देख करके व्यक्ति को जहां अनुभवी बनाते हैं, वहीं गुरु और राहु केतु के संपर्क में आने के कारण ऐसी स्थितियां मिलती हैं कि व्यक्ति को मिली हुई चीज भी छटक जाती है और संपूर्ण नहीं मिलता। क्योंकि शुक्र जो बैठे हैं वो 12वें भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं, और शुक्र और सूर्य कई बार एक साथ नहीं बैठना चाहते। वाह, ये फिर ये भी कह सकते हैं कि कई बार सूर्य जो है वो शुक्र को देख करके अपनी निगाह टेढ़ी कर लेते हैं। इस कुंडली को कमजोर करने के पीछे का सबसे बड़ा जो तर्क मुझे अभी तक दिखा वो 2 से 3 चीजें। बुध का यहां बैठना, चंद्रमा का मीन राशि में बैठना जिसके अधिपति इस भाव से त्रिकोण में बैठे हैं, परिवर्तन राजयोग कर रहे हैं, लेकिन राहु और केतु के संपर्क और शनि जैसे पापक ग्रहों से दृष्ट होने के कारण कुंडली के कमजोरीपन का एहसास करा रहे हैं। दूसरी बात है, अगर आप शनि की बात करते हैं तो शनि जो है वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं और डिग्री में वो हैं 4 डिग्री के, तो मृतप्राय हो जाएंगे। तो अब जरा समझिए, कुंडली के कमजोरीपन को समझने की बात है। यहां शनि जो बैठे हैं वो स्वग्रही 5 नंबर की 5वें भाव में 10 नंबर की राशि में बैठे हैं। अब व्यक्ति जो है वो काम को लेकर के बहुत ही ज्यादा संजीदा है और काम को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि 10 नंबर की जो राशि है वो मूलतः यहां बनती है और यही शनि बैठे हैं। जो शनि आप यहां देख रहे हैं वस्तुतः वो यहां नहीं बैठे हैं, वो यहां बैठे हैं। और उसको देख कौन रहा है? तो जन्म कुंडली के 7वें भाव के अधिपति, जहां कौन बैठा है? चंद्रमा, जो कौन है? पापी भाव का अधिपति। ये चंद्रमा रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। बुध तो खुद ही डगमग डगमग है, बुध तो खुद ही डगमगा रहा है, तो चंद्रमा को भी जो है वो शिथिलता या स्थिरता प्रदान नहीं कर पाने के कारण, ये शनि की दृष्टि इस पे पड़ जाने के कारण कई बार व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होता है, व्यक्ति की जो छाया होती है, वो खुद से उसमें प्रभावित करने का काम करने लगती है। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो डोलम डोल की स्थिति में है, टाल मटोल की स्थिति में है, या कई बार उसके यश को किसी भी प्रकार से नजर लग जाती है, या वो जिस गति से विकास करना चाहता है वो गति उसको नहीं मिल पाती है। बात समझ में आ रही होगी। गुरु और शुक्र जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा ही तुरंत ही अनुभवी बना देते हैं और तुरंत ही चीजों को अक्वायर भी करता है, पर जीवन के पहले फेज में। दूसरे फेज में अगर आप गौर करें तो जब तक व्यक्ति 32वें वर्ष में नहीं प्रवेश करता है, तब तक व्यक्ति को थोड़ी बहुत भटकाव की स्थिति में भी देखा जाता है, या तब तक इसका काम थोड़ा रुकता सुकता सा है। 1991 के हैं तो कितने साल के हो गए? ये 2023-21 है, यानी कि 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए ना? हाँ, 40 तो होंगे नहीं, 30 ही होंगे, तो 30 साल के होंगे। अभी 2 वर्ष और रगड़ बाकी है। 32वें वर्ष में आने के बाद और जब कभी भी शुक्र का अंतर आए या प्रत्यंतर आए तो व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। और ये कुंडली तो ऐसी है कि आपकी कुंडली अगर 6 नंबर की बनी है, इसका मतलब आपको स्पष्टतया एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि 6 नंबर की राशि मूलतः यहां की है और वो बनी है लग्न में, मतलब प्रतियोगिता बाकी है। और ये बहुत गनीमत की बात है कि आपकी कुंडली के 6 नंबर यहां लिखे हैं। अगर यहां 3 लिख देता तो और भी मुश्किल हो जाती बात। और अगर यही 3 नंबर के अधिपति यहां बैठे हैं, जो यहीं बैठे हैं, तो बहुत बुरी बात हो जाती, क्योंकि बुध तब और भी ज्यादा आपको परेशान करने लगते, क्योंकि उसकी निगेटिव जो राशि होती है वही लग्न में बन जाती। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुंडली में एक सकारात्मक और पॉजिटिव राशि लग्न में बनी है, जो वस्तुतः आपको ढाढ़स, साहस, बलवान, पराक्रमी, बेल्ट और कमर को कस करके हमेशा ही तैयार रहने वाला बना देती है। नहीं तो ये अगर मिथुन से प्रभावित हो तो व्यक्ति थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन कन्या से प्रभावित है, इस वजह से मंझले कद का होता है, आंखों में दिव्य चमक होती है, चेहरे पे दिव्य छटा मुस्कान लिए हुए, जो किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी है। बुध से प्रभावित होने के कारण और सकारात्मक राशि से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव कभी भी अप्रभावित नहीं होता, मतलब ये सबको ही छू करके निकलता है। अगर सामने स्टेज पे चला जाए तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इसको देखे नहीं, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मोहित ना हो जाए। व्यक्ति के पास भले ही जेब में पैसे ना हो, पर सबको प्रभावित कर देता है। व्यक्ति के पास भले ही जेब में 2 फूटी कौड़ी ना हो,
लेकिन सामने आते ही इसको सभी लोग ऐसे देखें, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बलवान है और ये तो बड़ा पैसे वाला होगा, क्योंकि व्यक्ति के चेहरे का सौंदर्य ही ऐसा है जो राजकुमार की भांति इसको किसी के सामने ले जाकर के प्रकट कर देता है। क्योंकि बुद्ध की ये सकारात्मक राशि और ऊपर से राजकुमार बुद्ध, तो ये स्थिति ग्रंथ में तो ऐसी ही बातें कही गई हैं और ये बात लागू भी होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हैं पर वो थोड़े धूमिल हो रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यही बात कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु और शुक्र के साथ मत बनाना, नहीं तो मैं बोझिल हो जाता हूं। जरा विचार करिए, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दोनों से ही प्रभावित हैं, शुक्र की दृष्टि और राहु केतु का प्रभाव। ऐसी स्थितियां कई बार व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और यही कारण है कि व्यक्ति जो है वो अपने गुरुत्व का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त कर पा रहा है। गुरु जब राहु और केतु के प्रेशर में आते हैं तो कई बार ये जातक के सामने अब चुनौती रहेगी, क्या मुझे सही और सजग होकर के ही जीवन के रास्ते को तय करना होगा, मेरे निर्णय गलत ना हो, मैं हमेशा ही मंत्रों का जप करता रहूं। आपके ऊपर ये हमेशा अपने आप को सिद्ध करने का दबाव रहेगा कि मैं हमेशा ही समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन के रहूं, नहीं तो कई बार लोग आपके ही साथ, आपके ही निकटवर्ती लोग अपनी ही बेटी और बहन को आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि व्यक्ति कई बार ऐसी स्थिति में भी चला जाता है जहां वो इतना ज्यादा हंसोड़ हो जाए, इतना ज्यादा मिलनसार हो जाए, इतना ज्यादा दिल लगी करने वाला हो जाए, इतना ज्यादा जो है वो फ्रेंडशिप या मतलब बहुत ज्यादा जो है वो एक तरीके से मिलन इतना ज्यादा तुरंत मिल जाता है कि लोग उस पर संदेह कर बैठते हैं। और एक कारण और भी है कि गुरु जब राहु और केतु के प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति का जो बाह्य सौंदर्य है या आंतरिक सौंदर्य है, ये दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उसको दोषी बना देते हैं। एक तरीके से उसको ये कह सकते हैं कि वो क्षुधा से युक्त होने के बावजूद क्षुधा की पूर्ति नहीं कर पाते। उनको भूख लगी है, भोजन सामने पड़ा है, पर फिर भी वो खा नहीं पाते या उसे ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसा देवगुरु बृहस्पति को दोष लग जाता है राहु और केतु के संपर्क में आने के कारण। मैं उसे और कोई दोष नहीं कहूंगा, पर हां, आपको हमेशा ही इस बात का दबाव झेलना होगा कि निसंदेह मुझे हमेशा ही शरणागति धारण करनी है, गुरुजनों का लाभ लेना है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, गुरु मंत्र का जप करना है, गुरु की सेवा करनी है और कोई गुरु बनाना है। दूसरी बात और भी कहता हूं, इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री है 15 डिग्री पुष्य नक्षत्र, जिसके अधिपति शनि जन्म कुंडली में मृतप्राय है। इस कारण से कि जिस नक्षत्र में गुरु का गोचर हो रहा था उस समय शनि पुष्य नक्षत्र के अधिपति और गुरु पुष्य योग, गौर करिए, पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य योग का निर्माण जन्म के समय पे हो रहा है और पुष्य के अधिपति होते हैं शनि और इसके देवता स्वयं अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। परंतु नक्षत्र का अधिपति जो है वो शनि इस कुंडली का षष्ठेश है और पंचम में बैठ करके इनके यश को, इनके मेहनत करने के बाद मिलने वाले परिणाम को मृतप्राय होने के कारण, क्योंकि न्याय का कर्ताग्रह स्वयं मृतप्राय हो रहा है, इस वजह से व्यक्ति के न्याय को और जो न्याय मिलना चाहिए उसको टाइम पर आकर के टाइम टू टाइम डेविएट करता है, कमजोर करता है, परफॉर्मेंस लूज कर देता है और एकदम एग्जैक्टली जहां पे परिणाम मिलना चाहिए वहीं जाकर के रोकता है। तो वस्तुतः हमें इस बात को ध्यान में रखना है, हमारा काम बिगाड़ा किसने? हमारा काम बिगाड़ा शनि, हमारे काम बिगाड़ रहे हैं बुध, हमारे काम को कमजोर कर रहे हैं सूर्य। कमजोर सूर्य, बिगाड़े और निर्बल हुए बुध और कमजोरी में विलंब या फिर उसको विलंब कौन कर रहे हैं? तो शनि। तो तीन ग्रह जो आपको सामने से ही दिख रहे हैं कि वस्तुतः वो कमजोर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शनि जो कि जिसके की नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपति जन्म कुंडली में मृतप्राय है, तो उसका डिस्पोजिटर जो नक्षत्र है, नक्षत्र का जो अधिपति है जिसमें गुरु बैठे हैं, वो न तो सुख दे रहे हैं क्योंकि सुख के अधिपति हैं और सप्तम के अधिपति, तो इन दोनों से ही व्यक्ति प्रभावित हो रहा है और गुरु इसी वजह से कई बार मेंटल पीस को कमजोर करते हैं और कई बार दांपत्य में बंधने के सूत्र के प्रभावों को कमजोर करते हैं। तो वस्तुतः हमें यह समझना होगा कि कमजोरी कहां है। तो शनि पकड़ में आ गए, दूसरा बुध और तीसरा सूर्य। हमें तीन चीज को ठीक करना है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा अगर ठीक करने की बात करनी होगी तो सूर्य को और बजरंगबली को, इन दोनों ग्रहों को ही ठीक करना होगा, क्योंकि अभी सूर्य की दशा चल रही है
और सूर्य जो है वो शनि और राहु के संपर्क में है। इस कारण से जो अभी दशा का अधिपति है, एक तो वो 12वें का अधिपति ठहरे और पंचम में आकर के यश को कमजोर कर रहे हैं। चंद्रमा पे राहु और केतु का संपर्क होना, बुध और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में जाकर के व्यक्ति को क्लैश करवाते हैं, उसके निर्णयों से उसका जो है वो हमेशा ही जो है वो एक बॉम्बारी होती रहती है, बॉम्बिंग होती रहती है। इस कारण से मूलतया कुंडली की समस्या यहां है। अब एक बात और बताता हूं, आप इस कुंडली में राहु को देखिए। राहु जो बैठे हैं वो शनि की राशि में बैठे हैं, शनि के साथ। राहु के पास बल है क्योंकि जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो जन्म कुंडली में सूर्य के अधिपत्य में आता है और वो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में 12वें के अधिपति होकर के उसके साथ ही बैठे हैं। वस्तुतः आप जरा गौर करें तो जन्म कुंडली का पंचम भाव, व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाता है, कई बार प्रेम में असफल हो जाए। पर एक बात बड़ी गंभीर है, बताता हूं। वो बात बड़ी गंभीर ये है कि पंचम भाव पे कई सारे ग्रहों का प्रभाव, कई सारे, क्या सारे के सारे, राहु, केतु, गुरु, सूर्य, शनि और शुक्र, जो कौन है इस कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति। पर यहां पे वो मारक नहीं होंगे, इस कुंडली में वो कमजोर भी नहीं होंगे। अगर कन्या लग्न की कुंडली बने और शुक्र अगर नीच के भी बैठ जाएं तो भी परेशान नहीं करते। अगर कर्क लग्न की कुंडली बने और मंगल अगर नीच के भी हो जाए तो भी परेशान नहीं करते कई बार। पर इन दोनों ही स्थितियों के लिए लग्न का सही होना और लग्न का मजबूत होना ठीक होगा। पर आपकी कुंडली में लग्न निर्बल हो रहा है क्योंकि लग्नेश बुध चौथे भाव में आकर के निर्बल हो जाते हैं। नक्षत्र को समझिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और ऐसी स्थिति में कि जरा गौर करें तो शुक्र इनकी कुंडली में युवावस्था का है। बुध के पास बल होगा, यानी कि सूर्य में जब बुध आए तो हमें थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और वो बुध जो है वो 2025 में आ रहे हैं, यानी कि सूर्य और बुध की दशा का हमें इंतजार करना होगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सूर्य में मंगल, ये आएंगे 2022 के 7वें महीने में और एक दशा आएगी 2022 के पहले महीने से सूर्य में चंद्रमा तो नहीं, पर हाँ सूर्य में मंगल। और अभी जो दशा चल रही है, सूर्य की दशा में व्यक्ति अगर बाहर जाने का प्रयास करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, पर रोक कौन लगा रहे हैं। अभी एक बात और भी है, अगर मूलतः आप गौर करें तो मंगल जो है वो बैठे हैं अष्टम भाव के अधिपति होकर के नवम भाव में। अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव में गए। मंगल जो है वो 6 डिग्री के कृत्तिका नक्षत्र सूर्य में, सूर्य की राशि, सूर्य के नक्षत्र में, और वो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में 12वें के अधिपति होकर के पंचम को कमजोर भी कर रहे थे। अति शत्रुता का भाव, मंगल भी शत्रु की राशि में बैठा था, इस वजह से वो भाग्य में शत्रुता फैला रहा है। इस कारण से कई बार व्यक्ति जब भी बाहर जाने का प्रयास करता है, छोटी मोटी यात्रा करने का प्रयास करता है, उसको मशक्कत बन जाती है। इस वजह से बजरंगबली की आराधना करनी होगी। और दूसरे नंबर पे कृत्तिका नक्षत्र के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में जाकर के जन्म कुंडली में राहु और शनि के संपर्क में आ रहे हैं। इस वजह से भी मंगल को एक प्लेनेट का बल मिलता है जो कि उसको प्रोत्साहित करे या उसमें वो साहस भरने का काम करे, वो थोड़ा कमजोर हो जाए। पर जन्म कुंडली में वृषभ राशि, अग्नि तत्व का ग्रह और स्थिर राशि में बैठना, वृषभ राशि स्थिर राशि है और मंगल जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। अग्नि तत्व के ग्रह होकर के अग्नि तत्व के नक्षत्र सूर्य उनके मित्र होते हैं, पर 12वें के अधिपति हैं, पंचम में बैठ करके यश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मंगल के पास बल है कमजोर। इस कारण से व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम का परिणाम नहीं मिलता है, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो अकेला होता है। कई बार व्यक्ति जो है वो अकेला होता है क्योंकि मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में भाई भाव पे है। यहां का अधिपति मंगल शत्रु के घर में बैठ करके भाई को ही शत्रुवत बना रहा है। अगर होता भी तो कष्ट देता, जातक को कष्ट देता। पर एक बात और है, मंगल 2 नंबर की राशि में बैठे हैं और वहां पे व्यक्ति को कई बार कठोर बोलने वाला, कड़वी वाणी बोलने वाला, या कम बोलने वाला, या पॉलिटिकली बोलने वाला, बहुत बार कई बार चीजें जो है वो क्लियर ही नहीं करे कि करना क्या है। आप पूछते रहेंगे पर ढोल मोल सा जवाब दे दे, या कुछ ऐसे उत्तर मिल जाते हैं सामने वाले से कि दोबारा प्रश्न करने का मन ही ना करे। या कई बार ऐसा सवाल या ऐसे उत्तर सामने से मिल जाते हैं जहां व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है कि इसने बताया मुझे क्या है या बोला क्या है। कई बार ऐसी चीजें भी बनेंगी। दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में गुरु के उच्च के हो जाने के कारण और जन्म कुंडली में पांचवी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख लेने के कारण कई बार यहां पे अब व्यक्ति को पेट का रोग बन जाता है, या कई बार कफ की प्रवृत्ति बढ़ सी जाती है।
इस वजह से कंठ का, हड्डी का और कई बार गले का रोग, या कई बार व्यक्ति को जो है वो गर्दन के पीछे का दर्द भी उभर आना, या पुरानी जो चोट लगी होती है वो कई बार उभर करके सामने आती है। ये कब? मंगल की दशा में या गुरु की दशा में, ये दोनों चीजें निकलती हैं। पर ये रोग की बात है, अलग बात है। 2-3 बात और कहता हूं। परमानेंट सेटलमेंट का जो प्रभाव है वो शत्रुता रख करके ही देगा। मतलब कि 12वें भाव के अधिपति अगर राहु के साथ बैठे हैं, अति शत्रु के राहु, अति शत्रु के सूर्य अगर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी मशक्कत तो करनी होगी, क्योंकि राहु का संबंध जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे उच्च की दृष्टि से है। तो व्यक्ति को अभी किसी भी तरीके से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, बाहर निकलने का प्रयास करना ही होगा। और अगर नहीं मिले तो 22 के 7वें महीने में भी व्यक्ति को आगे भी एक बार मौका मिल सकता है। और बढ़िया योग तो मैं समझता हूं कि उस समय भी है, क्योंकि यहां जो ग्रह बैठे हैं वो अष्टम के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं। ये एक मध्यम दूरी तक की यात्रा करवाते हैं। और एक बात और भी है कि ये रिसर्च वगैरह का क्षेत्र होता है, यहाँ के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं, उच्च शिक्षा का वो भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में कि जब हमारी कुंडली में सूर्य में मंगल आए, वो दोनों एक दूसरे के मित्र होते भी हैं, तो हमारा काम शायद बन सकता है, शायद नहीं पक्का बन सकता है। दूसरे नंबर पे अगर आप इस कुंडली में गुरु की 5वीं के बाद 7वीं दृष्टि से गौर करते हैं तो वहां गुरु देखे जा रहे हैं, गुरु नहीं देख रहे, गुरु देखे जा रहे हैं 12वें भाव के अधिपति से, 6ठे भाव के अधिपति से, और उसके बाद यहां पे राहु और शनि। और यहां पे आप गौर करें तो राहु, शनि, शुक्र जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं, पुरस्कार और प्राप्त होने का भाव ठीक बन रहा है। व्यक्ति जो चाहता है पक्का उसको प्राप्त हो जाए। तो मैं बोल रहा था कि व्यक्ति की कुंडली में प्राप्त करने का जो भाव है, एकादशवां भाव, वो ठीक है और द्वितीय भाव के अधिपति भी ठीक जा रहे हैं। इस वजह से कम जहां द्वितीय भाव को बल मिल रहा है, इसके दोनों तरफ शुक्र और गुरु के बैठने के कारण, मतलब केंद्र में, इस कारण से व्यक्ति का प्राप्त हो जाना ठीक है। पर जन्म कुंडली के अगर आप गौर करते हैं तो 7वीं दृष्टि के बाद यहाँ पे 9वीं दृष्टि यहां जा रही है, यहाँ पे गुरु की दृष्टि है और परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है और शनि भी देख रहे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति की पत्नी जो है वो मांसल होती है, पर जातक बहुत जल्दी ही किसी से तुरंत ही ईर्ष्या करने लगता है, या कई बार व्यक्ति जो है वो इस सोच से युक्त होता है कि नहीं ये तो मेरी है, मुझे किसी दूसरे को भी देख लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन जो है वो कई चौतरफा घूम जाता है स्त्री को लेकर के, और विपरीत के प्रति आकर्षित होने का जो भाव होता है वो कई बार चारों तरफ देख लेता है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति जो है वो किसी एक के साथ संबंध में नहीं जाना चाहता है। ये ग्रंथ की बात है और ऐसा मुझे लग रहा है। इस वजह से मैं ये बात, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर बुध का भी प्रभाव रहेगा, बुध चंचल है, चंद्रमा स्वतः चंचल, और उस पर शनि की दृष्टि, तो रोग से युक्त दृष्टि पड़ेगी ना, क्योंकि रोगेश देख रहे हैं। और यहां पे गौर करिए तो शुक्र जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल के नक्षत्र में शुक्र का जाना कई बार व्यक्ति को कामुक बना देता है। इस वजह से व्यक्ति की जो एक स्थिति होती है वो किसी एक के साथ नहीं होती है, वो कई लोगों के पीछे भागता रहता है या पिपासु हो जाता है। ये बात है। तो ये आपकी कुंडली, मैंने ये बात कही कि जन्म कुंडली के 5म भाव पे कई सारे ग्रहों का प्रभाव जब पड़ जाए तो भाव जो है वो प्रभावित होता है, कुंठित हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है। इस कारण से कई बार ये भाव प्रेम में असफलता का कारण भी बनता है और कई बार कमजोरी का कारण स्वतः सिद्ध कर देता है। तो ये चीजें बनती हैं। चंद्रमा का 7म भाव में बैठना कमजोर नहीं है, लेकिन चूंकि चंद्रमा को बुध का, या बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मान लेता है, और यहां पे चंद्रमा जो होते हैं वो पापी भाव के अधिपति होकर के 7म भाव को पाप से युक्त करने का प्रयास करते हैं। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि केतु का भी तो प्रभाव है। इस वजह से कई बार यहां का जो पाप फल है, एकादशवां भाव पापी भाव होता है, वहां पे शुभ ग्रह की राशि का बैठना ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव में पाप ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है, 6ठे भाव में पाप ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है, 3रे भाव में पाप ग्रह की राशि का बनना या बैठना अच्छा है। तो यहाँ पाप ग्रह कोई बैठा नहीं, यहाँ कोई ग्रह बैठा नहीं, यहाँ कोई ग्रह बैठा नहीं, यहाँ बैठे भी हैं तो गुरु बैठ गए। तो इस कारण से व्यक्ति को एक तरफ से प्राप्त तो होंगी चीजें, व्यक्ति जो चाहता है भौतिकीय सुख, ऐश्वर्य, शांति सब कुछ मिले, पर हाँ
वहां का जो पाप प्रभाव है वो यहां से उठ करके यहां आ रहा है। इस वजह से व्यक्ति कई बार दाम्पत्य को लेकर के, पत्नी के चयन को लेकर के और कई बार दाम्पत्य के सूत्र को लेकर के कंफ्यूजन में रहता है। तो व्यक्ति जिस भी विचार से प्रेरित है या जो भी उसके दिमाग में जो भी विचार बन रहे हैं, क्रमशः वो कहीं ना कहीं इन ग्रहों के प्रभाव के कारण ही बन रहे हैं और इन ग्रहों का प्रभाव ही उसको जो है वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को उसके कमजोर भी करने का कारण बनता है। बुध और चंद्रमा का केंद्र में होना ठीक नहीं होता। बुध पे अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, दोनों की सातवीं दृष्टियां होती हैं और बुध जो होता है वो वस्तुतः हमेशा स्वार्थी सोच को लेकर के या ईगोसेंट्रिक होता है, अपने बारे में ज्यादा विचार करने वाला। लेकिन चूंकि चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे रहेगा और लग्न से चंद्रमा केंद्र में है, बुध से चंद्रमा केंद्र में है, गुरु से चंद्रमा जो है वो त्रिकोण या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो स्थिति अच्छी है। राशि के पास बल ज्यादा है और राशि के पास बल है। लेकिन आप जरा गौर करिए तो गुरु युवावस्था के, शुक्र युवावस्था के, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध ये सब जो हैं वो शत्रुता का भाव रख रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी डिग्री के आधार पर ये सारे ग्रह थोड़े कमजोर कमजोर से बन रहे हैं। इस कारण से शनि के मृतप्राय होने के कारण तो युवावस्था में खाली 2 ग्रह बने, गुरु और शुक्र। तो व्यक्ति के पास अनुभव तो बढ़िया है, लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद कई बार शनि के मृतप्राय, चंद्रमा के ऊपर शनि के प्रभाव के कारण, क्योंकि प्राप्त होने के भाव के अधिपति के ऊपर और उस भाव के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण से व्यक्ति को कई बार देखना पड़ता है कमजोर होना, या उसके परिणाम जो प्रायः कई बार एकदम फाइनल में हो जाकर के छंट जाते हैं। हर बार उसके साथ यही होता है। तो हमें शनि की ही पूजा करनी होगी, हमें सूर्य को बल देना होगा और हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर सूर्य को बल दिया जाए तो ज्यादा ही कुंडली को मजबूती मिल जाएगी। इस कुंडली में बुध कमजोर होने के कारण आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में कुंडली की कमजोरी क्या है। सबसे पहले तो बुध का निर्बल होना, दूसरा सूर्य अतिशत्रु, शनि मृतप्राय, मंगल जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र के अधिपति के पास बल का कमजोर होना और गुरु का राहु और केतु के संपर्क में आना। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है उच्च का गुरु का 11वें भाव में बैठना। वो अगर पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र का अधिपति उसे देख रहा है, तो ये न कि न प्रकार ना उसको बल दे ही देगा। और दूसरी बात है कि आप जरा गौर करिए तो गुरु जो हैं वो चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं, चंद्रमा से त्रिकोण में जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ नवमांश की मैं चर्चा कर लूं तो नवांश कुंडली में जो जन्म कुंडली का 7वें भाव का अधिपति है वो नवांश कुंडली का लग्नेश बन रहा है और नवांश कुंडली में जो लग्न के अधिपति यहां निर्बल हो रहे हैं वो बुध नवांश कुंडली में उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, यानी कि थोड़ी बहुत प्रतियोगिता, यानी कि सूर्य की राशि में जाकर के राहु और केतु के संपर्क में आकर के शनि और मंगल जैसे पापक ग्रहों के प्रभाव में आने के कारण यहां का लग्नेश नवांश कुंडली में प्रतियोगिता करते हुए देखा जा रहा है। इस वजह से भी कई बार समस्या बनती है और इस वजह से भी कई बार व्यक्ति का जो संपूर्ण प्रभाव होता है वो प्रभावित हो जाता है। जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली के नवांश चार्ट में, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा, वहां लग्न में ही अमावस्या दोष लगा है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति का दिमाग चंचल या विचलित होता हुआ सा रहता है। ये बातें भी समझने वाली हैं। शुक्र वहां पे नीच के हो रहे हैं, इस वजह से देर से विवाह होने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। लेकिन चूंकि नवांश कुंडली में लग्न जो कि 12 नंबर का बना है उस पे गुरु की दृष्टि है, वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वहां के अधिपति मंगल शनि के साथ 12वें भाव में स्वग्रही शनि के साथ बैठे हैं। 12वें भाव में नवांश कुंडली में 11 नंबर दिखा है, जहां पे शनि और मंगल राहु केतु के प्रभाव में आने के कारण कई बार व्यक्ति का जो सैया सुख हो रहा है वो प्रभावित सा हो रहा है। व्यक्ति को हमेशा ही कुंडली मिला करके और संपूर्ण तरीके से ठोक पीट करके ही विवाह करना चाहिए। पर वस्तुतः मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि दांपत्य खराब नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और बुध केंद्र में और बुध और शुक्र जन्म कुंडली में, शुक्र नीच के हैं परंतु फिर भी मैं यहां पे कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि वस्तुतः वो अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। लग्न में चंद्रमा का प्रभाव है, नवांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जो है वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, सूर्य जो है वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं। अब एक बात और कहूंगा कि उस पे गुरु की दृष्टि है 7वें भाव के अधिपति के ऊपर। अगर देखता हूं तो सप्तमेश आर्थिक विपन्नता कभी भी नहीं रहेगी। सप्तम का कारक या पत्नी जो शुक्र है वो स्वयं बैठी हुई हैं, पत्नी सुंदर है। शुक्र और चंद्रमा के केंद्र में आ जाने से दाम्पत्य के टूटने की कोई भी खतरे की स्थिति नहीं है। पर हाँ, व्यक्ति जो है वो कई बार
स्वार्थी सोच को लेकर के विकसित होकर के आगे बढ़ता है। इस वजह से कई बार वो खाली अपने बारे में ही सोचता है, ना तो पिता के बारे में कई बार विचार करता है, ना तो माता के बारे में विचार करता है। ऐसी स्थितियां भी कई बार बनती हैं। तो हमें इस बर्ताव को बदलने की आवश्यकता होगी। अब बाकी की चर्चा आपकी कुंडली में कल करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।